नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पेपर में पूछे जाने हैं। तो समय बहुत कम है, बिल्कुल तैयारी में लगे रहना है। तो चलिए टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर है। किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? आर्थिक वृद्धि, दर धीमी होना, राष्ट्रीय आय कम, सामयिक वितरण नीचे। तो इनमें से कौन सा कूट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? किसी देश की जो कर होता है, कर से जीडीपी के अनुपात में कमी अगर आ रही है तो उसको हम कौन सा क्या बोलेंगे? नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 व 2 दोनों सही है। तो किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी जो सूचित करती है आर्थिक वृद्धि, दर धीमी होना। आर्थिक वृद्धि दर अगर धीमी हो रही है तो जीडीपी के अनुपात में कमी को सूचित। कमी मतलब सभी लोग समझते हैं, कमी हो रही यानी कि गिरावट आ रही है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुरक्त ऋण और अग्रिम। नीचे दिए गए कूट वाले हैं, उसे हमें चयन करना है और राइट आंसर हमें बताना है। देखिए, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि किसको या किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल करते हैं। तो सड़क, इमारत, मशीनरी ये सारी चीज़ें आती हैं। विदेशी सरकारों में प्राप्त ऋण का भी दिया जाता है और राज्यों और संघ क्षेत्रों में जो अनुदत्त ऋण और अग्रिम होते हैं इनको भी दिया जाता है। तो तीनों चीज़ें जो हैं सरकार के पूंजी बजट में शामिल होती हैं। तो तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, अर्थात जो हमारा डी ऑप्शन कह रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान। ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? न्यूनतम मतलब सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की? तो सबसे कम जो है आपके बिहार राज्य है, सभी लोग जानते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति उपभोग, प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, क्या होता है सभी लोग बताइए। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है जीएनआई। क्या प्राप्त होता है? जीएनआई प्राप्त होता है। जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं सभी लोग बताइए। प्रति व्यक्ति आय। इनकम मतलब क्या होता है? आय से संबंधित हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? ये भी अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है टीटी एग्जाम में कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। शहरी गैर कामगारों के उपभोक्ता मूल्य संचालक द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा या राष्ट्रीय आय अवस्फीति द्वारा किया जाता है। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए। तो भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है सभी लोग बताइएगा। तो सीपीआई द्वारा मापा जाता है। सीपीआई को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके मापा जाता है, अर्थात कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा या थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। देखिए, भारत में मुद्रास्फीति की अगर बात करें तो यहाँ पे कृषि श्रमिकों के नहीं, यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार रिपीट हुआ प्रश्न, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
अगर आता है तो उस ऑप्शन को हमें चयन करना है। लेकिन ये अगर इसमें थोक मूल्य सूचकांक दिया गया है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अगर मान लें केवल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिया गया तो फिर आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक करते हैं, क्योंकि सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बोला जाता है, ठीक है ना। तो अगर केवल उपभोक्ता सूचकांक आता है या कि फिर कृषि समी का अगर जुड़ा दिया गया तो फिर थोक मूल्यांकन करना है। अब वैसे भारत में मुद्रास्फीति क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा जो है मापी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित जो किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा होता होगा, या वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्या सही दिया गया? बिल्कुल सही दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में थोक कीमत सूचकांक WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI IW की तुलना में WPI जो होता है खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। इनमें से दोनों में से कौन सा सही होगा? नीचे कूट वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना, सभी को समझना है। तो यहाँ पे देखा जाए भारत के संदर्भ में जो हमारा सही दिया गया कि औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व दिया जाता है, यानी कि CPI को ज़्यादा दिया जाता है, WPI को कम दिया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रेषित धन या पोर्टफोलियो में निवेश दिए गए। अब नीचे कूट वाले ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों को देखना है, समझना है और कमेंट द्वारा हमें बताना है। तो पूंजीगत लेखा की रचना की बात हो रही है, तो इसमें आता है विदेशी ऋण आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है और पोर्टफोलियो निवेश, ये चार आते हैं। निजी प्रेषित धन इसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या योजना आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? ये कई बार पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान, कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय का अनुमान इतना किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसको हम बोलते हैं NSO, अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की बात करेंगे। और एक और होता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब NSO के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय आय समयक कौन तैयार करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय निरसन सर्वेक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग। भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय आय जो सम्यक कौन तैयार करता है? तो NSO द्वारा की जाती है। NSO मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य? उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, गुजरात। चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला जो आय है वह आपका कौन सा कहलाएगा? बिहार इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय आय का समान रूप से अर्थ क्या होता है? बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय का समान रूप से अर्थ इसमें क्या हो जाता है? सभी लोग बताइए। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, ये इतना ध्यान रखना है। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भारत के किन राज्यों में
किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के किन निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय? देखिए, प्रति व्यक्ति आय तो पहली बात तो बिहार आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर इसके बाद असम आता है, असम के बाद झारखंड आ जाता है। सारी चीज़ें बता रहे हैं, अगर ये नाम ना है तो ये हमने झारखंड के बाद फिर छत्तीसगढ़ आता है। मान लो बिहार न दिया है तो उत्तर प्रदेश करना है, असम, झारखंड, ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे कम में बिहार आएगा, फिर बिहार के बाद आता है उत्तर प्रदेश, फिर असम, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य संगीत क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय 2009-10 के दौरान सर्वाधिक थी? दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, महाराष्ट्र। सभी लोग बताइए। कई बार ये पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस कैटेगरी पर रख सकते हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो ये बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो वह था गोवा। गोवा इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो ये भी आपके बिहार ही आ जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जी हाँ, किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा। तो यहाँ पे औसतन अगर बात करें गोवा आता है, गोवा के बाद दिल्ली आता है, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो यहाँ पे तेलंगाना भी उभर के आ गया है। इन राज्यों के अकॉर्डिंग तेलंगाना इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तर अमेरिका? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सभी लोग जानते हैं हमारा एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप आता है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है क्योंकि पृथ्वी के लगभग 30% भूभाग को यह कवर करता है। चीन, भारत जैसे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश आपके कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप पर ही। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी क्या है? टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा या मॉन्ट्रियल? जितने भी आसपास के आपके नेशनल देश हैं उनके कैपिटल पता होना चाहिए। ठीक है, सब लोग बताइए। कनाडा की राजधानी तो ओटावा इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह नगर कनाडा में ओंटारियो प्रांत के कार्टलन प्रदेश में ओटावा नदी के दाहिने किनारे पर है। तो ओटावा नदी है जो ओंटारियो प्रांत में है, यह कनाडा का चौथा सबसे बड़ा शहर कहलाता है ओटावा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है? नील, अमेजन, यानकी, गंगा? ऐसी कौन सी नदी है जो विश्व के सबसे लंबी नदियों के रूप में जानी जाती है? आमतौर दुनिया की सबसे बड़ी जो नदी है वह नील नदी है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है और 4130 मील है। ये अफ्रीका से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। इस प्रैक्टिस पेपर का 20वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अल्पस, एंडीज, रॉकीज, हिमालय? माउंट एवरेस्ट महान हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। विशेष रूप से हिमालय की महालुंगर हिमालय उप श्रृंखला का हिस्सा कहलाती है और पर्वत श्रृंखला हिमालय जिसे महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें उप श्रृंखला महालंगुर हिमालय नेपाल और चीन के तिब्बत समेत 6 सीमा पर है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में नेपाल और चीन तिब्बत की सीमा पर है
और ये आपको कमेंट करके बताना कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। और एक आप सभी के लिए एमसीक्यूज प्रश्न दिया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या आर्कटिक महासागर, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ 20 प्रश्नों में आपका क्या फीडबैक है ये भी कमेंट करना है। अगर आपने सोशल साइंस की टॉपर नोट्स नहीं लिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें जैसे व्हाट्सएप करेंगे टॉपर नोट्स का आपको सभी को डिटेल उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपके अगले प्रैक्टिस पेपरों पर, अगले सेशन पर। जय हिंद साथियों।